नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। आप जानते ही हैं कि भारतीय संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि प्रत्येक परीक्षाओं में हर वर्ष किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर लिखा हुआ अनुच्छेद और ये है इसके अंदर कुछ विषय जो कि अनुच्छेद बताता है। तो अनुच्छेद 1 देखते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और उसका राज क्षेत्र। आप जानते हैं अनुच्छेद में ये कहा गया है इंडिया या फिर भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे इंडिया को 2 नामों से जाना जाता है। एक तो इंडिया के नाम से और दूसरा भारत के नाम से जाना जाता है। तो और साथ-साथ इसके राज क्षेत्र की बात करी गई है। यानी जो हमारा संपूर्ण भारत है और उसका राज्य क्षेत्र। तो आप जानते हैं संपूर्ण भारत में आप जानते हैं इस समय वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनके बारे में जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत किया गया है। दूसरा देखते हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल अनुच्छेद 3 है। आप जानते हैं कि इसमें दिया गया है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन की बात की गई है। आप जानते हैं 2014 में एक नया राज्य बनता है जो कि 29वां राज्य बनता है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना। वहीं आप जानते हैं 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो कि आपका एक राज्य था, वो राज्य से क्या होता है, संघ शासित प्रदेश में बदल जाता है। तो इस प्रकार आप जानते हैं किसी नए राज्य का निर्माण हो या फिर उसके क्षेत्रों में परिवर्तन हो, नाम में परिवर्तन हो या फिर किसी राज्य को संघ राज्य में परिवर्तित करना हो, ये सभी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत देखे जाते हैं। आते हैं अनुच्छेद 13। देखिए अनुच्छेद 13 से लेकर जो अनुच्छेद 35 होता है, वहाँ तक के बीच में आप जानते हैं 12 से लेके 35 तक के जो आर्टिकल होते हैं, वो मूल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। तो इसी में अनुच्छेद 13 क्या कहता है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली कोई भी विधि जो है, वो असंगत हो जाएगी। यानी मूल अधिकार ऐसी कोई विधि अगर संसद हमारी संसद कोई ऐसी विधि बनाती है, जो मूल अधिकारों का हनन करती है, तो ऐसी विधि क्या होगी, असंगत होगी और उसको सुप्रीम कोर्ट वॉइड कर देगा। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। अर्थात आर्टिकल 14 के अनुसार विधि के समक्ष सभी समान हैं। आर्टिकल 16 ये कहता है लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समता की बात करता है। यानी सरकार कोई भी नौकरी या किसी प्रकार के लोक नियोजन का अवसर का सृजन करती है तो उसमें सभी को जो है समान अधिकार दिए जाएँगे। आर्टिकल 17 में कहता है अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। वहीं आर्टिकल 19 वाक की स्वतंत्रता और विषय कुछ अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। आप जानते हैं आर्टिकल 19 के 1 की बात करी जाए, इसके अंतर्गत 6 अधिकार दिए गए हैं। जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, कहीं भी देश में निर्बाध घूमने की स्वतंत्रता, कहीं पर बस जाने की स्वतंत्रता, साथ-साथ जो है अपने रुचि का जो हमें रोज़गार करना है या फिर कोई भी कंपनी खोलनी है, उसकी भी स्वतंत्रता भी जो है हमारा संविधान हमें देता है। आर्टिकल 21 की बात करी जाए, तो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है। आप जानते हैं पुट्टा स्वामीवाद में अभी निजता का अधिकार की बात करी गई थी, तो निजता अधिकार भी जो है इसी आर्टिकल 21 का ही भाग है। आर्टिकल 21 जो कि आप जानते हैं 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें प्राथमिक शिक्षा का अधिकार यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो है मौलिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 21 ए करता है। आर्टिकल 25 अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रसार करने की स्वतंत्रता की बात करता है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में की गई है। तो बात करी जाए आर्टिकल 30 की, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनको प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है, वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया गया है। मैं अनुच्छेद 31 सी की बात करी जाए, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की प्रवृत्ति की जो है के लिए अनुच्छेद 31 सी की स्थापना की गई है संविधान द्वारा। बात करी जाए अनुच्छेद 32 जिसे जो है डॉक्टर अंबेडकर ने इसे जो है मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा या फिर संविधान की आत्मा कहा। तो यानी इस अधिकार के तहत क्या होता है, अगर किसी भी नागरिक का अधिकार का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो डायरेक्टली कहाँ पर जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, यानी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत वो हाई कोर्ट में जा सकता है, जिसके लिए न्यायालय जो है रिट के रूप में उपचार करने हेतु बाध्य हो जाती है। इसमें 5 प्रकार की रिटों की व्यवस्था भी की गई है। बात करी जाए अनुच्छेद 38 की बात करी जाए,
राज्य और लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। यानी हमारे देश में जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए कौन वर्क करता है, वो हमारे नीति निदेशक तत्व ही काम करते हैं। और अनुच्छेद 38 में बताया गया है कि लोक कल्याण यानी कि लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। अनुच्छेद 40 जो कि एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसके तहत क्या है? ग्राम पंचायतों के संगठन और उनकी स्वायत्तता संबंधी प्रावधान इसके अंतर्गत बताए गए हैं, जिसी के आधार पर आप जानते हैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है नगर पंचायत और जो है ग्राम पंचायत जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई है। बात करें अनुच्छेद 44 की, समान नागरिक संहिता के बाद, यानी आप जानते हैं समान नागरिक संहिता जो कि भारत का एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है, जो कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी आज भी लागू नहीं हो पाई है। तो इसके लिए जो है ये अनुच्छेद 44 के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया गया है। अनुच्छेद 45 की बात करी जाए, 6 वर्षों से कम आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध जो है किसमें किया गया है? अनुच्छेद 45। पहले अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। लेकिन क्या है, आप जानते हैं जो नीति निदेशक तत्व होते हैं, वो अनएन्फोर्सेबल होते हैं, मतलब न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं होते हैं, जिस कारण जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया जाता है? अनुच्छेद 21 ए जोड़ा जाता है और यहाँ पर भी एक परिवर्तन किया जाता है। जो यहाँ पर पहले 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बात करी जा रही थी, अब यहाँ पर केवल 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। यानी आप जानते हैं आंगनबाड़ी में बच्चों की व्यवस्था के लिए जो प्रावधान होते हैं, वो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत ही किए जाते हैं। बात करी जाए अनुच्छेद 46 की, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या फिर अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की जो बात करी जाती है, वो अनुच्छेद 46 में की जाती है। आप जानते हैं ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है, तो वो क्या होते हैं? अन्य कमजोर वर्गों में आते हैं। क्या है, जो आर्थिक रूप से अन्य कमजोर वर्ग हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। बात करें जो अनुच्छेद 50 जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका की पृथकता की बात करी जाती है। यानी आप जानते हैं हमारा जो संविधान है, वो शक्ति के पृथक्करण की बात करता है, तो शक्ति का पृथक्करण आप जानते हैं मुख्य रूप से जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में ही देखने को मिलता है, वो कि अनुच्छेद 50 में आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 51 की बात करी जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी अभिवृद्धि जो होती है, वो अनुच्छेद 51 के तहत ही की जाती है। आप जानते हैं भारत विभिन्न सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों में पार्टिसिपेट करता है। जानते हैं यूएन ट्रिपल एफसी या फिर यूएन की कोई भी बॉडी हो जाए या डब्ल्यूटीओ हो जाए, ये सभी क्या होता है? आप जानते हैं कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय पीस कीपिंग फोर्स जो होती है यूएन की, उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। ये सारे काम जो है इसी आर्टिकल के तहत ही किए जाते हैं। बात कर जाए आर्टिकल 51 ए की बात करी जाए, ये जो है आपके भाग 4 ए में आता है। तो भाग 4 ए कब जोड़ा गया था? आप जानते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जो है भाग 4 ए जोड़ा जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर क्या होता है? मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में शामिल किया जाता है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई भी प्रावधान नहीं था, तो वहीं पर जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इन्हें जोड़ा जाता है। मौलिक रूप से इन्हें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है और 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा जाता है। बात करी जाए अनुच्छेद 72 की, क्षमा आदि को कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। आप जानते हैं कई बार जो है कुछ ऐसे प्रकरण आते हैं जिसमें जो है राष्ट्रपति से क्षमादान के बारे में बात की जाती है। तो ये सारी जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे कोई अपराधी होता है जो न्यायालय से सजा प्राप्त होता है, वो अंतिम रूप से जो है राष्ट्रपति के पास जो है अपने क्षमादान, निलंबन, परिहार इत्यादि के बारे में सिफारिश कर सकता है। अनुच्छेद 74 की बात करी जाए, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसी सलाह के अनुसार क्या होगा? राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। बात करी जाए आर्टिकल 78 की, तो राष्ट्रपति की जानकारी देने और आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या होंगे? आर्टिकल 78 में होंगे। वही जानते हैं आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इंडिया शैल बी अ प्रेसिडेंट। तो ये जो आर्टिकल है, संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? वो है अनुच्छेद 52, जो कि यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बात करी जाए और इसके अलावा आप जानते हैं अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बात करी गई और अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है, उसके संबंध में बात करी गई है। तो हमने अनुच्छेद 78 तक देख लिया। अनुच्छेद 79 में बात करी जाती है संसद की। तो संसद किससे मिलकर बनी होती है?
लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या होती है, हमारी संसद का निर्माण होता है। उसी में अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 110, जो कि धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 112 की बात करी जाए, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करी जाती है। आप जानते हैं हमारे देश में जो बजट पारित किया जाता है, बजट के बारे में जो बात की जाती है, वो इसी अनुच्छेद 112 के तहत जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, यानी एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट्स, जो कि हमारे जो है संविधान में दिया गया है। संविधान में कहीं भी बजट शब्द की चर्चा नहीं की गई है। यहाँ पर जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण नामक शब्द की चर्चा की गई है, और यही क्या होता है, हमारे बजट होता है। बात करें जी अनुच्छेद 123, आप जानते हैं राष्ट्रपति की जो है अध्यादेश की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत होती है। वहीं अनुच्छेद 124 की बात करी जाए, तो ये जो है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति की बात करी जाती है, वो अनुच्छेद 124 के तहत ही की जाती है। बात करी जाए अनुच्छेद 143 की, उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है, वो अनुच्छेद 143 के तहत की जाती है। आगे देखते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में, अनुच्छेद 155 की। तो अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करता है। आप जानते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कोई ऐसी जो है मुख्य पात्रता नहीं, इसमें केवल 2 ही पात्रता हैं। एक तो ये आप जानते हैं कि ये जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी क्या है, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात ये है कि जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यानी लाभ के पद को धारण नहीं करने वाला। इसके अलावा कोई योग्यता की जरूरत नहीं होती है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, आप जानते हैं राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 161 की बात करें, आप जानते हैं अनुच्छेद 72 में जो है जो शक्ति जो राष्ट्रपति को दी गई थी क्षमादान की, वही शक्ति जो है 161 में जो है राज्यपाल को भी दी गई है। लेकिन राज्यपाल जो है मृत्यु दंड के मामले में जो है अपने इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, वो सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। बात करी जाए 163 की, राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। जैसे आप जानते हैं पिछले जो हमने अनुच्छेद देखा था 74, उसमें जो है राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए जो है एक मंत्रिपरिषद थी। उसी प्रकार जो है मंत्रिपरिषद होती है जो कि राज्यपाल को सहायता और सलाह प्रदान करती है। बात करी जाए अनुच्छेद 167 की, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, जो आप जानते हैं अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को देता था। अनुच्छेद 169 की बात करी जाए, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन की बात करी जा रही। आप जानते हैं प्रत्येक राज्य में जो है अभी जो है विधानसभा नहीं, विधान परिषद नहीं है। तो राज्य क्या होता है, एक रेजोल्यूशन के माध्यम से विधानसभा के निर्माण का रेजोल्यूशन पास करता है, और ये जो है संसद में जाती है। अगर संसद इसे पास कर देती है तो इसी प्रकार जो है किसी भी विधान परिषद का निर्माण या फिर जो है उसका समापन किया जा सकता है। अनुच्छेद 200 की बात करी जाए, विधेयकों पर अनुमति देने की जो शक्ति होती है, वो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। आप जानते हैं, एक और तथ्य देख लीजिए, 111 जो अनुच्छेद है, जो राष्ट्रपति होता है, जो संसद द्वारा विभिन्न सारे विधेयक पारित किए जाते हैं, वो विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाते हैं, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को लौटा सकता है, अपने पास आरक्षित रख सकता है, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो ऐसी जो कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, तो ये जब राष्ट्रपति जो है उसको जो है अगर मान लीजिए हस्ताक्षर कर देता है, तो कोई जो हमारा बिल होता है, वो क्या होता है, एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या होता है, वो अधिनियम बन जाता है। यही शक्ति जो है राज्यपाल को जो है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 213 की बात करी जाए, इसमें राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति दी गई है, जो कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को दी गई थी। अनुच्छेद 226 कुछ रिटों को निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति दी गई, जो कि उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दी गई थी। अनुच्छेद 239 ए जो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध करता है, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 249, देखिए राज्य सूची के विषय पर संबंध में जो है राष्ट्रीय हित के कानून बनाने की संसद की शक्ति। आप जानते हैं अनुच्छेद 246 के तहत जो है 3 सूचियों की चर्चा की गई है, जिसमें आप जानते हैं कि सेंटर लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक कंकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। तो जो सेंटर यानी संघ सूची होती है, उसमें संघ के संबंधित जो भी कानून होते हैं, उसको जो है अनन्य शक्ति होती है संघ की कार्यपालिका के पास या फिर विधायी के पास। इसी प्रकार स्टेट की जो यानी संघ राज्य की जो शक्तियां होती हैं, जो सूची दी गई है, उसमें राज्य अपने कानूनों का निर्माण कर सकता है। और उसी प्रकार जो समवर्ती सूची होती है, ये स्टेट और सेंटर दोनों को यहाँ शक्तियां होती हैं कि इस पे लिस्ट पर जो है कानून बना सकता है। लेकिन कोई ऐसी दशा आ जाए जब राज्य सूची के विषय पर जो है मतलब राष्ट्रीय हित में जो है कानून बनाने की जो संसद की शक्ति होती है, वो अनुच्छेद 249 के तहत दी जाती है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 262 के बारे में। अनुच्छेद 262 क्या कहता है, अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटियों या जल संबंधी विवादों का निर्णय जो है
कौन करेगा? वो संसद के मतलब संसद क्या होगा, एक अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित अधिकरण बनाएगा, वही अधिकरण इसका निर्णय करेगा। यानी शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है कि ऐसे अधिकरण का निर्माण करे जो अंतर्राष्ट्रीय जो नदी घाटी विवाद होते हैं अंतर्राज्यीय, यानी 2 राज्यों के बीच में जो नदी घाटी विवाद होते हैं, उनका निपटारा कर सके। आप जानते हैं जैसे कावेरी का अधिकरण बना हुआ है, जो कि आप जानते हैं कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु और पुदुचेरी में जल विवाद का मुद्दा है। बात करी जाए 263 की, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध की बात करी जा रही। अंतर्राज्यीय परिषद आप जानते हैं सरकारी आयोग, जरूर आपने सुना होगा, जो कि केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। इसकी सिफारिशों के आधार पर भारत में पहली बार 1990 या फिर 1991 के आसपास जो है राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली क्या होता है, जैसे राज्यों के मध्य जो भी समस्याएं होती हैं केंद्र राज्य संबंधों में, तो इसके मतलब इसमें आपस में बैठ के चर्चा की जाती है। इसमें प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं और जो है राज्यों के जो मुख्यमंत्री या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के जो भी प्रशासक होते हैं, इसमें सदस्य के रूप में होते हैं। बात करें जाए अनुच्छेद 265 की, अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न करने किया जाना। यानी अगर कोई भी सरकार अगर कोई भी कर लगाती है या फिर टैक्स लगाती है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसे जो है फाइनेंस बिल के तहत जो है उसे जो है संसद में पारित करवाना होता है। उसके बिना जो है संसद किसी मतलब कह सकते हो सरकार कोई भी जो है टैक्स नहीं लगा सकती है। आप जानते हैं बजट को पारित करते समय फाइनेंस बिल भी लाया जाता है, जिसके माध्यम से किसी नए कर को लगाना या फिर पुराने कर को हटाने जैसे कार्य भी जो है फाइनेंस बिल के द्वारा किए जाते हैं। अनुच्छेद 275 की बात करी जाए, ये कुछ राज्यों को संघ को अनुदान, जैसे आप जानते हैं एससी के लिए अनुदान, एसटी के लिए अनुदान या फिर किसी आपदा संबंधी जो अनुदान होते हैं, वो इसके तहत दिए जाते हैं। इसकी सिफारिश कौन करता है? अनुच्छेद 280 के तहत जो वित्त आयोग का निर्माण किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर करता है, तो इसके लिए जो है किया जाता है। आप ये ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस समय जो कौन-सा वित्त आयोग जो है अभी किसने हाल ही में सिफ़ारिश की थी और जो है इसके जो है मतलब कौन से नंबर का वित्त आयोग था, इसके अध्यक्ष कौन है और इसने क्या-क्या सिफ़ारिशें की हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अनुच्छेद 300 ए, देखिए आपने अभी हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स देखे थे, तो फंडामेंटल राइट्स में हमने देखा था अनुच्छेद 19 का ए। तो अनुच्छेद 19 ए में जो है पहले देखा जाए 7 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की गई थी। जो अनुच्छेद 19 का 1 का एफ था, उसको हटा दिया जाता है। ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि आप जानते हैं भूमि सुधार के तहत जो है, जब भी जो है सरकार किसी की भूमि का अधिग्रहण करती थी, तो क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 ए के एफ में दिया गया था, जो कि जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर राज्यों के बीच में विवाद का कारण बन रहा था। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्य विवादों के का कारण बन रहा था। साथ-साथ जो है नागरिकों के साथ जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर था कि इस अधिकार को जो है लागू करवाए। तो इस वजह से क्या होता है, सरकार ने इस अधिकार को जो है निलंबित कर दिया और वर्तमान में इसको आर्टिकल 301 के तहत जो है इसको रख दिया, वही संविधान के भाग 12 की बात करी जाती है, इसके तहत इसे रख दिया गया है। यानी क्या है, किसी को जो है संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है विधि के प्राधिकार के बिना। यानी ये क्या है, अब ये मौलिक अधिकार ना होकर संवैधानिक अधिकार है या फिर कह सकते हो या लीगल राइट है या भी कानूनी अधिकार के रूप में इसे स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 311 की बात करी जाए, संघ या फिर राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत करने या पद से हटाए जाने या पदोन्नत करने का किया जाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। आर्टिकल 312 की बात करी जाए, अखिल भारतीय सेवाएं, जानते हैं जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, जिस प्रकार की सेवाओं का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत ही किया जाता है। संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात करी जाती है। आप जानते हैं संघ में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्यों के लिए स्टेट पीसीएस जो होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 315 में किया गया है। बात करें जाए अनुच्छेद 320 की, तो अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के जो कृत्य क्या होते हैं, क्या-क्या फंक्शंस होते हैं लोक सेवा आयोग। आप जानते हैं लोक सेवा आयोग क्या करता है कि विभिन्न जो वैकेंसीज होते हैं उनके बारे में पता करता है, किस विभाग में कौन-कौन सी वैकेंसीज खाली है इसके बारे में। साथ-साथ जो अगर राष्ट्रपति कोई भी उन्हें मतलब ऐसा कर्तव्य सौंपते हैं तो उसके बारे में भी अनुशंसा जो है लोक सेवा आयोग करता है। अनुच्छेद 323 ए की बात करी जाए, यानी ये क्या है, अधिकरण। आप जानते हैं ये भी जो है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जो है इसको भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, यानी मूल संविधान में नहीं थे। इसके तहत जो है 323 ए और बी जोड़ा गया था। तो उसी में जो 323 एक है, यानी वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है 2 भी अधिकरण है उसके बारे में जो बात करता है।
और 323 बी की बात करी जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकरण यानी प्रशासनिक अधिकरण से जो इतर होते हैं, अन्य अधिकरण होते हैं, उनके बारे में 323 बी बात करता है। बात करी जाए 324 जो है आप इतना याद रखिए, निर्वाचन आयोग के बारे में जो बात करता है वो अनुच्छेद है 324। 330 की बात करी जाए, इससे पहले 326 देख लीजिए। 326 आप जानते हैं भारत में जो वयस्क मताधिकार की बात करता है, सॉरी यहाँ पर मैं लिख देता हूं, वयस्क मताधिकार की जो बात करता है वो कौन सा अनुच्छेद है, वो है 326। तो 330 की बात करी जाए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं वो अनुच्छेद 330 में किए गए हैं। आप जानते हैं लोकसभा में जो है SC ST को आरक्षण दिया गया है, उससे संबंधित प्रावधान इस आर्टिकल में किया गया है। इसी प्रकार 331 की बात करी जाए, उसमें स्टेट में यानी राज्यों में जो है जो SC ST को आरक्षण दिए गए उससे संबंधी प्रावधान वहां पर किया गया है। अनुच्छेद 335 में बताया गया है कि सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के जो दावे होते हैं, आप जानते हैं सेवाओं और पदों में जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों को जो है विभिन्न सेवाओं पदों में जो आरक्षण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं वो भी अनुच्छेद 335 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 आप जानते हैं राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके तहत की जाती है, अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। राष्ट्रीय आपात में आप जानते हैं एक होता है कि बाह्य आक्रमण, एक युद्ध होता है या फिर सशस्त्र विद्रोह। पहले क्या था कि 1975 जानते हैं कि आप में जानते हैं आंतरिक अशांति के आधार पर जो है इंदिरा गांधी सरकार ने यहाँ पर जो है आपातकाल घोषित किया गया था। तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस जो आंतरिक अशांति को हटाकर जो है सशस्त्र विद्रोह यहाँ पर यानी अगर कोई सैनिक विद्रोह होता है उसके आधार पर भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 ये कहता है, आप जानते हैं राष्ट्रपति शासन की बात करी जाती है, तो राष्ट्रपति शासन आप जानते हैं राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है, राज्य है जो भी संविधान के अनुसार काम नहीं करते हैं, तो उसकी विफलता के आधार पर क्या होता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 की बात करी जाए, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध कौन करता है, वो अनुच्छेद 360 करता है। यानी कि अगर भारत में वित्त की कमी हो जाए, फाइनेंस की कमी हो जाए, तो उस कंडीशन में कोई अगर आपात लगेगा तो वित्तीय आपातकाल होगा और इसमें सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजों की भी सैलरी यहाँ पर कम की जा सकती है। बात कर जाए अनुच्छेद 365 यानी संघ द्वारा क्या होता है, संघ क्या होता है, राज्यों को कुछ जो है निर्देश देता है, अगर उन निर्देशों का पालन करने में जो है राज्य असमर्थ होता है तो या उसको प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पाता है, तो इसे भी संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाती है और इसी आधार पर भी जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 368 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, बहुत ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, यह है संविधान संशोधन के बारे में। तो संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए क्या-क्या प्रक्रिया होंगे, इसके बारे में जो कौन सा आर्टिकल बात करता है, वो बात करता है अनुच्छेद 368। आप जानते हैं अनुच्छेद 370 बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाला अनुच्छेद रहा है। ये क्या है, जम्मू कश्मीर के विषय में अस्थायी उपबंध की बात करी जाती है, जो कि जो है 5 अगस्त को जो है 5 अगस्त 2019 को जो है सरकार के द्वारा जो है इस अनुच्छेद को क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, यानी अनुच्छेद 370 की समाप्ति की घोषणा की जाती है। और जो है जो कि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य के रूप में था, अब वो 2 जो संघ राज्यों के बीच में इसका बंटवारा होता है, जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेटिव केंद्र शासित प्रदेश और जो है लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा का जहाँ पर अभाव होगा, ऐसा जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के रूप में उभरा है। तो अनुच्छेद 371 की बात करी जाए, उसमें जो है कुछ अन्य उपबंध किए गए, जैसे नागालैंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। इसके बारे में अनुच्छेद 371 बात करता है। तो ये थे हमारे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद, जो ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ-साथ इससे संबंधी जो पीडीएफ है वो instagram.com सक्सेस सीएससी से आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ-साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।